Yes, yes, you have to answer according to molecular orbital theory. कहाँ पर सर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p/k। आप बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ऑक्सीजन के केस में, और अनपेयर्ड है इसीलिए क्या ये पैरामैग्नेटिक। अच्छा बताओ, ये कलरफुल होगा या कलरलेस होगा? कलरलेस जनरली होता है, लेकिन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर सकते हैं आसानी से। क्यों कर सकते हैं एक्साइट, बताओ कारण बताओ। क्योंकि अनपेयर्ड है। पेयर्ड को एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, अनपेयर्ड को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। अच्छा, ग्रुप 16 के मेंबर्स जो हैं ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से शो करते हैं ग्रुप 16 के मेंबर्स, जल्दी बताइए। +2 से -2। +2 से लेके +6 तक बेटे। -2 तो करते ही हैं, +2 से +6 शो करते हैं नहीं करते? +2 +4 +6। एंड डोमिनेंट कौन सा है, सही बताया आपने बिल्कुल, +4। +4 इज डोमिनेंट। डोमिनेंट +4 क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत बढ़िया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अवनी क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटे? अवनी, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? अपनी आवाज आ रही है मेरी? अनंत, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? अनंत? The reluctance of a substance to पार्टिसिपेट in chemical reaction. बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने ये चीज सीख ली है कि जब हम बात कर रहे होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आंसर होता है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। और जब हम बात कर रहे होते हैं कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है कौन से नहीं है, उसमें हम चीज चेक करते हैं कि क्या इनका साइज या क्या इनका शेप डिसाइड करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीजें हम लोग अब धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो सल्फर के बारे में क्या कहना है आपका, जल्दी बोलो। अगर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो सल्फर के बारे में क्या कहना है? जल्दी बोलिए, सल्फर कैसा होगा, पैरा होगा या डाया होगा? सल्फर भी पैरा। सल्फर भी पैरा होगा। और पैरा क्यों होगा, रीजन बताओ। सेम ग्रुप को बिलोंग करता है। वेरी गुड, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और अगर ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो इनका जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज होगी वो एग्जैक्टली कैसी हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। सर इजीली एक्साइट होने से O2 पे कौन सा कलर आएगा? अभी इसको एक्चुअली ना O2 लग तो रहा है कि इजीली एक्साइट हो जाता है, बट ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से ना वो एक्साइटेड लेवल एनर्जी देने के लिए ना आपको बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसीलिए O2 जनरली एक्साइटेड कलर शो करता नहीं है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे कलर नहीं शो करेगा। और ये एक्सपेरिमेंटल कलर वेरिफिकेशन की नहीं इसकी ऑक्सीजन की, ठीक है। मगर हाँ, जो भी जिसके पास भी, ये रीजन याद रखना, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एक्साइटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कारण क्या है, वो जल्दी से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं और अपने में से कलर लिबरेट करते हैं, एनर्जी लिबरेट करते हैं। किस फॉर्म में? कलर की फॉर्म में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कलर फॉर्मेशन के लिए। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। अब आगे की बात समझते हैं, आज का टॉपिक जो है। ऑक्सीजन के बारे में आपने बेसिक जानकारी ले ली, आपको ये समझ आ गया कि ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। हमने हाइड्रोजन के टूवर्ड्स रिएक्टिविटी चेक कर ली, हमने बॉन्ड एंगल देख लिया था, आउट ऑफ H2O H2S H2SC वाला बॉन्ड एंगल हो गया था बच्चों हमारा। नो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन सुनिए। अगर आपको ये टर्म दी जाए, मैं पेज ले लेता हूँ। अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास H2O है, H2S है, H2SC है और H2TE है, और आपसे कहा जाए इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल के हिसाब से अरेंज करो, बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से,
इनको आपको अरेंज करना है। आप बताओ आंसर क्या लिख कर आओ। सर पहले O फिर पहले सर पहले O पहले मतलब कि S बड़ा हो, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2 होगा, फिर आपके बाद किसका then S, then S, S, फिर Sc और फिर H2Te। ऐसा क्यों कहा आपने, क्या रीजन है इसके बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो विसिनिटी में है। इलेक्ट्रॉन्स का नाम बताओ, क्या कहते हैं उस पेयर को स्पेसिफिक? लोन पेयर, लोन पेयर। और लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा इनमें आपस में? रिपल्शन, कौन सी रिपल्शन? लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सबसे पहले वाली कौन सी रिपल्शन आएगी? लोन LP। पेयर सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसका होता है? किस 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 रिपल्शन का एक्सटेंट मैक्सिमम? LP का। उसके बाद किसका होता है? लोन पेयर, LPBP और लास्ट में किसका होता है? BP। तो आप ये जानते हो ग्रुप 16 है तो क्या प्रेजेंट है इसके पास? 2 लोन पेयर है। सेंट्रल एटम के पास है या नहीं? यस अगर 2 लोन पेयर है तो कौन से पंगे जरूर होने वाले हैं? लोन लोन पेयर रिपल्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? सर हाँ जी बोलिए। सर एक बार समझा दो कि ये H2 ज्यादा क्यों है। आप भूल गए वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, सर पे गठरी, जिसके सर पे एग्जैक्टली सर पे गठरी है उसके ऊपर ज्यादा बोझ उसे महसूस होगा, उसकी टांगे फैल जाएंगी। याद करो कार्टून वाला एग्जांपल लिया था मैंने। हाँ सर। सेम कहानी, चेक करो किसके सर पे लोन पेयर ज्यादा पास मौजूद है, जल्दी बोलो। H2। H2O में। तो जितना ज्यादा लोन पेयर पास होगा उतना उसके अंदर, उसकी वजह से सेंट्रल एटम के ऊपर आने वाली डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाएगी। Am I clear? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा इसके आगे का। ये हो गया हमारा बॉइलिंग एंगल का, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दिया आपने। आप मुझे बताओ एसिडिक कैरेक्टर की बात कर ले अगर हम, तो एसिडिक कैरेक्टर होने के लिए है तो ये नॉन मेटल है ना, और नॉन मेटल एसिडिक क्यों हो पाते हैं, कारण क्या है? कि लोन पेयर को ट्रैक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोन पेयर को नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लोन पेयर मत बोलो बेटा, लोन पेयर अट्रैक्ट नहीं कर सकते आप शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और इस विड्रॉल की टेंडेंसी का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर, जल्दी बोलो। साइज। वेरी गुड। तो साइज डायरेक्टली और इनवर्सली? इनवर्सली इनवर्सली। यानी कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी। यस। तो आप मुझे बताओ डाउन द ग्रुप जनरली साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो बताओ एसिडिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। कितने लोगों को बात समझ आ गई? सर मुझे एसिडिक कैरेक्टर वाली बात समझ नहीं आई। वेरी गुड। कोई और हेल्प करेगा एसिडिक कैरेक्टर समझाने के लिए इसको? एसिडिक कैरेक्टर, हाँ बोलो शायद। सर इसका मतलब H2T सबसे ज्यादा बेसिक है। सबसे ज्यादा बेसिक, हाँ बेसिक होना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा जनरली होता नहीं है। यहाँ पे ना एक जनरल ट्रेंड के बारे में बताया गया, एसिडिक कैरेक्टर नीचे आते आते घटना शुरू हो जाता है, लेकिन आप खुद नोटिस करोगे नीचे आते आते एक्सेप्शन केसेस आते हैं। आपको बोलेगा H2TE जो है इन कंपैरिजन टू ये ना एक्सटेंट ऑफ पीएच के बारे में बात कही जा रही है। ये जो एसिडिटी है ना बेटा, एसिडिटी को हम 2 टर्म में स्टडी करते हैं, कितनी आसानी से H+ लिबरेट कर दे वो एक अच्छा एसिड है, लेकिन कौन कितना ज्यादा H+ लिबरेट कर दे वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि H2TE और H2O की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना कि ओवरलैपिंग सबसे कम किसके अंदर है? आप बोलोगे सर ओवरलैपिंग तो H2TE में नाम मात्र की है। तो जिसमें नाम मात्र की ओवरलैपिंग होती है वो H+ आयंस अपने में से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जल्दी निकालेगा तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक तो वो होता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ H+ आयंस जो ये प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा कम नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही है शायद? एसिडिक तो ये है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ, देखो मैं इसको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एक बकेट है, इसे ऐसे समझो, एक बकेट है, इस बकेट में ना आपको लेमन्स अलग करने हैं। तो आपने क्या किया हुआ, एक और छोटे छोटे टब्स लिए हुए हैं,
उसमें लेमन ग्रेप लेमन ग्रेप लेमन ग्रेप लेमन ग्रेप को ना इकट्ठा रखा हुआ है, लेमन ग्रेप लेमन ग्रेप लेमन ग्रेप, इस तरीके से आपने दो दो का पेयर बना के रखा हुआ है। और एक टब में रखा हुआ आपने वाटरमेलन लेमन, वाटरमेलन लेमन, वाटरमेलन लेमन, दोनों का साइज सेम है, दोनों टब्स का साइज सेम है। ठीक है बेटा, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, किस टब के अंदर लेमन्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे? बोलो आंसर दो। शायद ए पार्ट। रीजन क्या है? जिसके साथ वो ओवरलैपिंग कर रहा था, हालांकि उसका बॉन्ड टूटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो जो H+ आयन का अमाउंट मिलेगा, जो कंसंट्रेशन मिलेगी पीएच की, वो क्या होगी? लेस, मतलब मोर पीएच वैल्यू। हाँ या ना? यानी कि इस एसिड की यील्ड जो होगी, वो यील्ड कैसी होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और जो यहाँ की बात कर रहे हैं, इस केस में ओवरलैपिंग कम है, जल्दी से लेमन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लेमन कितने निकल रहे हैं? कम लेमन निकल रहे हैं। अगर कम लेमन निकल रहे हैं तो ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? बेसिक। बात समझ आ रही है? यस। अब विधि आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं। उसने कहा एसिडिक कैरेक्टर। देखो, दो चीजों का डिफरेंस हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना। एक होता है डिफरेंस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, और एक होता है डिफरेंस बेस्ड ऑन व्हेन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट फॉर्म्स अ कंपाउंड। जैसे आपको याद होगा, मैंने कहा था नाइट्रोजन, बता बेटे ये मेटल है नॉन मेटल है? नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे कि नाइट्रोजन को सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, खींच सकता है, या अपने इलेक्ट्रॉन देने वाला है? वो खींचने वाला है। खींचने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों बेटा? और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? क्या? इंक्रीज। आप खुद बता, नीचे आते आते साइज क्या हो रहा है हमारा जनरल ट्रेंड में? नीचे आते आते विधि साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लिखा हम लोगों ने। समझ आ गई बात? ओके, अब एक क्वेश्चन जो मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, कहता है SF4 गैस है। SF4 क्या है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखना सीखो पहले तो। SF4 उसने कहा गैस, SeO4 उसने कह दिया लिक्विड, और उसने कह दिया TeF4 ये सॉलिड है। ऐसा क्यों और क्या रीजन है? बताओ जरा इसका आंसर। SF4 गैस, SeF4 लिक्विड और TeF4 सॉलिड, क्यों? पहले बताओ इन सब की हाइब्रिडेशन क्या है? SF4, SeF4 और TeF4 की हाइब्रिडेशन क्या है? कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन? S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 6। सल्फर है ना, 16 ग्रुप को बिलोंग करता है, 6 आउटर मोस्ट में, राइट? कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, राइट? 4 बॉन्ड बना रहा है तो कितनी लोन पेयर बची? 1 लोन पेयर बची। हाँ या ना? अगर 1 लोन पेयर बची और 4 बॉन्ड पेयर है तो बताओ हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? सिखाया था उस दिन डंडे वाला रूल, sp3d। आदित्य बात समझ आ गई ये वाली sp3d वाली? ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, राइट? तो जब सारे ही sp3d हैं तो कोई गैस क्यों और कोई लिक्विड क्यों और कोई सॉलिड क्यों? बताओ सॉलिड लिक्विड गैस के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटर वर्ड कहें तो इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन। अब ध्यान रखना, जिसको भी आपने आज के बाद गैस बनाना है उसके अंदर इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दे देना वीक वैन डर वाल्स फोर्स। क्या पाया था इसके अंदर? वीक वैन डर वाल्स फोर्स पाई जा रही है SF4 मॉलिक्यूल के अंदर, इसीलिए SF4 मॉलिक्यूल क्या है? गैस। एंड व्हाट अबाउट SeF4? आप बोल दोगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रीडोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड। और TeF4 के अंदर ये जो फोर्सेस है सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए क्या है? ये सॉलिड। एम आई क्लियर टू ऑल? तो लिक्विड वाला एक और बार बता दीजिए बेटा, वैन डर वाल्स फोर्स वीक कर दोगी तो गैस, वैन डर वाल्स फोर्स मॉडरेट कर दोगी तो लिक्विड,
वेन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। याद रहेगा बेटे? यस सर। हाँ जी बोलिए शायद। तो मतलब TF4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। यस यस, और वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास शायद। हाँ सर। ये इनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इनका, राइट? यस। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हम कहाँ से करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेचर के अंदर ना जिस भी कंपाउंड को जबरदस्ती बनाया गया है वो कंपाउंड एक बहुत बढ़िया रिसोर्स है, या जो कंपाउंड जबरदस्ती बन गया है वो कंपाउंड एक बहुत बढ़िया सोर्स है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए जो उसमें जबरदस्ती फिट हुआ है। जैसे आपको याद होगा CaCO3 में कौन सी गैस जबरदस्ती चिपकी हुई है? CO2। इसीलिए तो जैसे ही आप उसे हीट करते हो पहली चीज क्या बाहर निकलती है? मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। आप देखो आपके सामने मैं मेथड लिखूंगा, आपको हाँ सर ये तो दिख रहा है सामने सामने हमें। अगर मैंने KClO3 ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं उसको, ठीक है? अब इसके KClO3 को अगर मैं हीट करूं तो कॉमन सेंस से बताओ क्या चीज बाहर निकलने वाली है आपके हिसाब से? O2। O2। अब देखो ये ऑड नंबर है ना, हमेशा इवन बैलेंस किया करो। तो 2 KClO3 को हीट करोगे तो बताओ पहली चीज क्या बाहर निकलने वाली है? कितने मोल O2? 3। 6। अरे 3 मोल O2। 3 मोल O2 बेटा, 6 कैसे निकल जाएगा? 6 तो मैंने ऑक्सीजन टोटल एटम, ऑक्सीजन एटम बोल दिया, सॉरी। ठीक है। 2 KCl और साथ में क्या निकलेगा? 3 O2। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. है ना? यानी कि sir. रिएक्शन को इनिशिएट करना है तो बस खाली इसमें Mn2 ऐड कर दो, ये टूट जाएगा, क्या बना देगा? KCl अलग और O2 गैस अलग। यानी कि O2 की यील्ड बढ़िया मिल रही है बेकार मिल रही है? बताओ सोच के। बढ़िया मिल रही है। बढ़िया क्योंकि बढ़िया इसलिए मिल रही है क्योंकि 2 मोल KClO3 लिए और क्या बन गए? 3 O2 बन गया हमारा। अच्छा एक क्लास 10th की बात थी, आपने पढ़ा भी था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा? HgO याद है? Ag2O, ये Yes, सारे sir. ये कौन से ऑक्साइड्स हैं विच आर लोअर इन दी रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन? यस, यही पढ़ा था हम लोगों ने, यही पढ़ा था, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं इसको सिर्फ हीट कर दूं, आपको याद होगा किसी भी मेटल ऑक्साइड जो कि हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसे सिर्फ हीट कर दो तो बताओ क्या बनता है उससे? Metal plus O2। मेटल अलग और O2 गैस अलग। एम आई क्लियर टू ऑल? बताओ Ag2O को हीट करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2Ag plus O2। 4Ag प्लस O2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस। क्लियर है? हाँ या सर, ना? हाँ बोलिए बेटा। सर मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी Yes, मतलब बहुत 5 सारी चीजें। चीजें पूछो पूछो। वो अभी रजिस्टर नहीं मिल रहा है, इतनी देर से वही ढूंढ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, जब मिल जाए फिर पूछ लेना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये समझ आ गई प्रिपरेशन वाली बात? आया ना? Yes, sir। Yes, sir. ओके, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। कह रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन है नहीं, मैं अभी बना रहा हूँ ये क्वेश्चन, अभी बताओ मुझे आप। कह रहा है क्या सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है स्ट्रक्चर में? ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्विवेलेंट और नॉट? सेम है या नहीं है? बोलिए, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी या नहीं होंगी? Same, sir। सोच के बोलना, तुक्का मत मारना। नहीं सर। नहीं सर, नहीं होंगे सेम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे सेम? सर। एक एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो। बहुत बढ़िया। इसमें से अगर मैं इसके डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ SF4 को, तो आप नोटिस करो ये डायग्राम ऐसा बना तो दिया हम लोगों ने, 1 2, इसको थर्ड मान लिया हमने, इसको इधर मान लिया, एक लोन पेयर दिखा दी। यहाँ पे दिखा तो देते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन देखा जाए ना तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, समझ रहे हो आप? कि ये 3 तो ट्रायंगल बना रहे हैं और ये 2 ट्रायंगल के बाहर है। इमेजिनरी देखा जाए तो दिख रहा है नहीं दिख रहा विधि? Yes, sir। इस पे और इस पे लगने वाली रिपल्शन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा या कम होगा बेटा? कम। अच्छा,
सबसे ज्यादा रिपल्शन झेल रहे होंगे बेचारे ये तो, क्योंकि किसका पार्ट नहीं है ये उस एक इमेजिनरी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है जो कहाँ पे लाई कर रहा था, एक्सिस पे, और ये तो कहाँ लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं। ये वो वाला कंसेप्ट है जैसे PCl 5 में था, याद आया कुछ? सर लेकिन वो तो दूर है ना, तो कम से सबसे कम दूर हुआ ना, दूर हुआ, दूर है नहीं, दूर होगा। दूर क्यों होगा? क्योंकि उस पर रिपल्शन लग रही है, और रिपल्शन लग रही है, दूर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ बाकी तीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम होगी बेटा? विधि बात समझ आ रही है? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो जब भी लोन पेयर आ गया ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री जब तक परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट ज्योमेट्री के अलावा चांसेस ऑफ इक्वल बॉन्ड लेंथ होना बहुत मुश्किल है, और परफेक्ट ज्योमेट्री में भी चांसेस होते हैं कि कोई एक आधा बॉन्ड जो है उसकी लेंथ वेरी कर जाए। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया स्ट्रक्चर के अंदर, समझ जाना कि आपकी ज्योमेट्री में परफेक्शन नहीं है, और ज्योमेट्री में परफेक्शन नहीं है तो ज्योमेट्री जरूर कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन लाएगी, डिस्टॉर्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन जरूर आएगा, याद रहेगा। सर इस केस में एक एक्सियल बन जाएगा और 3 प्लेनर रह जाएंगे। हाँ, इसको ऐसे मान लो कि दो तो हमारे, देखो एक इस इमेजिनरी ट्रायंगल को देख पा रही हो तुम बेटा? इस इमेजिनरी ट्रायंगल को देख एक बार, ये वाले जिसका कि लोन पेयर पार्ट है, ठीक है? यस सर। तो जो दो है ना बॉन्ड्स, वो कहाँ लाई कर रहे हैं हमारे? वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस सर। अगर ये वाला हम ये कह दें कि ये जो तीनों चीजें हैं, सॉरी, अगर हम ये कह दें कि लोन पेयर और ये दो फ्लोरीन जो है ये XY प्लेन में है, तो ये जो दोनों फ्लोरीन है ये Z एक्सिस में, याद रहेगा? यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके, अब जरा आगे की बात करते हैं। अब उसने कहा कि ये तो चलो लैब में आपने बना दिया, कहता लैब के अलावा क्या हम ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं कहीं पे? तो यस, ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल एक मेथड है जो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, जिसको हम लोग एक बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। याद है? पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस पे उस समय हमने ब्राइन सॉल्यूशन ली थी, आपको याद हो तो। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं हम वाटर की, तो हमारा क्या बनता है? हमारा 2H2O ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी will decompose and result into formation of hydrogen gas, और साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस। ये इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें ये भी आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन कहाँ पे निकलती है? कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? आपकी एनोड पे, याद रहेगा? ये आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, यानी कि ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा वॉल्यूम में जब आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होती है तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, याद रहेगा? हाँ जी बोलिए। सर इस चैप्टर में ये भी याद करना है कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ और कितने अमाउंट में? नहीं, अमाउंट तो मैंने कहीं लिखवाया ही नहीं है ना, हाँ। अमाउंट तो मैंने कहीं लिखवाया ही नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि कौन सी प्रिपरेशन किसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? जैसे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमेशा कंपाउंड्स के लिए बेनिफिशियल होती है, कारण आप जानते ही हो, क्योंकि इंडस्ट्री में हमेशा यील्ड कंपाउंड की ज्यादा बनती है, इसीलिए आप वो प्रोसेस लेके चलेंगे जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, जो कम टाइम कंज्यूमिंग हो, याद रहेगा? जल्दी बोलिए, बात समझ आ रही है बच्चों? शुड आई मूव अहेड? आगे बढ़ो? Yes. चलिए आगे की बात। अब वो कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी। आप ये प्रॉपर्टी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। जब भी कोई मेटल कंबाइन करता है एयर से, बताओ क्या बनाता है? सभी को पता है, मेटल प्लस एयर क्या चीज बनती है? एयर मतलब ऑक्सीजन होता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। याद रहेगा? यस सर। याद रहेगा हाँ या ना? मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक, ठीक है? सर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं। यस 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 यस। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने कैल्शियम ले लिया, O2 डाल दिया,
क्या बन जाएगा मेरा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ या ना? बन गया नहीं या नहीं बना? Yes, sir. और इसी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैंने फिर से वाटर डाल दिया तो क्या फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मेरे मेटल ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर कंफर्म कर रहा है, हाँ या ना? Yes. ओके अच्छा चलो ये बताओ, अगर एक नॉन मेटल है, मान लो सल्फर है, उसमें डाल रहा हूँ ऑक्सीजन, बताओ क्या बनेगा? SO2 SO2। नेचर बोलो इसका, Acidic. Acidic. एसिडिक। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मेटल ऑक्साइड से मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, और नॉन मेटल प्लस एयर क्या देता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। और इसकी कंफर्मेशन हम कैसे निकालते हैं, S प्लस O2 गिव्स SO2 और SO2 प्लस वाटर गिव्स H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। यही पढ़ा था हम लोगों ने। सर ये उल्टा होता है ना, हाँ, मतलब कि अगर मेटल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर होता है। मेटल क्या होता है, एसिड होता है ना। अच्छा। नेचर। मेटल एसिडिक नेचर कब से हो गए? मेटल्स क्या होते हैं बेटा, दे डोनेट और दे लूज, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। डोनेट। डोनेट, डोनेट क्या होता है, बेस होता है या एसिड होता है? हाँ सर, yes। विधि अपने कंसेप्ट क्लियर करो, तुम अपने कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाती हो। नॉन मेटल में एयर डाला, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, भूखे होते हैं, यानी गरीब है, गरीब क्या होता है, हमेशा एसिड। अमीर कौन होता है, हमेशा बेस। तो कोई गरीब आदमी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और वही नॉन मेटल ऑक्साइड पानी से कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, एक H2SO3 फॉर्म कर रहा है, जो कि कैसा है कंपाउंड नेचर में, एसिडिक नेचर में कंपाउंड है। जैसे आपने एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, C+O2, बताओ कौन सी गैस बनती है, CO2. CO2। बताओ नेचर कैसा है CO2 गैस का, एसिडिक है या बेसिक है? ये 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, एसिडिक है। इसीलिए जब CO2 में आप पानी डालते हो तो क्या फॉर्म कर लेता है वो, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक के अंदर मौजूद है आपके, हाँ या ना? Yes, sir. अब आगे आ जाओ। कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक, जैसे देखो मान लो एल्यूमिनियम है, आपने इसमें O2 डाल दिया, इसने फॉर्म कर लिया Al2O3। अब ये जो Al2O3 है ना, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर, पहले तो ये समझ लो क्या होते हैं एम्फोटेरिक, सभी जानते हो? जो बहुत बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, जो दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। और इसकी रिएक्शन भी आपने 11th में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी, कि Al2O3 में अगर मैं NaOH डाल देता हूँ तो Al2O3 यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, एज एन एसिड, ठीक है। और एसिड प्लस बेस आप जानते हो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आया कुछ? Yes. तो इससे कंपाउंड क्या बनता था हमारा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। वहां तो हमने खाली सोडियम एल्यूमिनेट बनाया था, लेकिन अब आप 11th में जान चुके हो और 12th में जान चुके हो, एक्सट्रैक्शन में पढ़ा भी था आप लोगों ने, ये क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम हेक्साहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ऐसे कंपाउंड से फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और यही चीज अगर आप ऐड कर दें या Al2O3 में HCl डाल दें तो Al2O3 कैसे बिहेव करेगा उस केस में, Basic. बहुत बढ़िया। और बेस प्लस एसिड क्या बनना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? न्यूट्रल तो है ही, बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, नहीं बनता? Yes, sir. तो यहाँ पे ये AlCl3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। याद आया कुछ? Yes, sir. यस सर। ये कंफर्म कर रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। फिर ये एक टाइप के और ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मिक्स्ड ऑक्साइड्स बेसिकली ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिन ऑक्साइड्स के अंदर जो एटम है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, सर जो reduce- यानी सेम ही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा है
और सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो जैसे लेड ऑक्साइड ले लिया, इसमें HNO3 डाल दिया, इसने क्या फॉर्म कर लिया, लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट। जरा जल्दी से इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, खाली पीबी की निकालना, पीबी की, तीनों केसेस में। बताइए कितनी कितनी आ रही है। बच्चों कितना कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट? अदिति निकाल पाया ऑक्सीडेशन स्टेट या नहीं? इशिता तो सर प्रोडक्ट साइड में +4 और +2, पहले में कितनी आ रही है? PbO2 में +4 और PbNO3 होल राइस में ये +2, राइट? यही आ रही है सभी की? बच्चों ये आ रही है? हाँ जी, दूसरी वाली +6 आ रही है। +6 कैसे आ सर जाएगी? +6 आ रही है। बेटा NO3 का ओवरऑल -1 होता है नाइट्रेट का, पता है ना? NO3 इज -1, 2 NO3 है तो 2 × -1 + x, तो x की वैल्यू +2 आएगी, 6 कैसे आ जाएगी? जब हम आपने इंडिविजुअल रखेंगे तब +6। चलो वो भी सिखाता हूँ, वो भी गलती कर रहे हो आप। देखो पीवी को x मान लिया, ये आपके 2 नाइट्रोजन है, 6 क्या है आपके ऑक्सीजन, ठीक है बेटा? आया ना? यस आप बताओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अगर क्या नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ क्या बात कर दी आपने? अच्छा ज्यादा भूखा कौन है? जल्दी जल्दी खाना कौन खा लेगा? ऑक्सीजन इसकी वो है 2 होती है। x + 2n + 6 इंटू, देखो n कितना लोगे इसके से पता है आपको? n की +5 आएगी, ना कि -3। जो आउटर मोस्ट शेल में ना सारे के सारे पार्टिसिपेट करवा लेगा ऑक्सीजन इससे। समझे भाई साहब? सर ये कब से है? ये कब से? बिल्कुल अभी आज अमेरिका से लेटर आया था, उसमें लिखा हुआ था। नालायकी की हद है। IF7 जब किया आपने, या आपने कंपाउंड किया था, याद करो, O2F2, सही है क्या? इसमें तो O2F2 ज्यादा है ही नहीं। जब भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो आपसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आ जाता है, तो आप क्या बिहेव करते हैं? आप एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करते हो, ठीक है? और आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो? ले तो 3 सकते हो, लूज कितने कर सकते हो? अगर आप लूज करने की बात ही आ गई तो जो है आपके पास सब लूज कर दोगे। कितने हैं आपके पास? 5। यस याद रहेगा अब ये रूल? हाँ सर। ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं हम लोग? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? थोड़ा जल्दी रिप्लाई करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे भी। यस। ठीक है, अब आगे सुनिएगा जरा। अब इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड्स हो गए। इसके बाद हमारा एक मेजर कंपाउंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। ओजोन के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप लोग? वो O3 है। O3 है, बहुत बढ़िया, O3 है। इसका स्ट्रक्चर आपके हिसाब से कौन सा सही है? बताइएगा, ये वाला या ये वाला? सेकंड वाला। ऐसा क्यों कहा आपने? बुक में यही है ना। अच्छा, बुक पे यही है, दिमाग लगा सकते हो? स्ट्रेन सर, एंगुलर स्ट्रेन पड़ जाएगा उसमें। और सोच के बताओ। एंगुलर स्ट्रिंग के साथ साथ एक चीज और भी है सर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए। और सोच के बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, H2O2 में बनता है, और ऑक्साइड में क्या बनाया था? HOOH बनाता है। मतलब सेकंड फॉर्म तो ज्यादा ही स्टेबल है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसमें। और रेजोनेंस होती है। यस, और रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस पहला रीजन है। देखो जिस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो जाए, समझ जाओ उसके अंदर उसके पास चांसेस ऑफ लिबरेटिंग एनर्जी बढ़ गए। और हर कंपाउंड पार्टिसिपेट कर किस में रहा है?
हर कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, और स्टेबिलिटी बढ़ाने का कारण अगर आपके पास मौजूद है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और वो कारण क्या है, दिख रहा है साफ साफ हमें, वो कारण है हमारा रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को लिबरेट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। और O3 के केस में यही बात है कि जो उसको, ये दोनों ही प्रपोज स्ट्रक्चर थे ओजोन के, लेकिन ओजोन की स्टेबिलिटी के लिए जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है उसके पीछे रीजन ये नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड तो आप ब्रेक कर सकते हो, पेरोक्साइड लिंकेज ब्रेक की जा सकती है, लेकिन इस वाले केस में ओजोन को तोड़ने के लिए आपको हाई टेम्परेचर, इवन इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है। अब ये पढ़ेंगे आप कि जब थंडरिंग होती है तो ओजोन ब्रेक होता है, यूवी रेडिएशन ओजोन को ब्रेक करने में तभी कामयाब होती है जब CFC जाके एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज ओजोन बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही इनर्ट है, और वो स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहाँ से आई उसके पास, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीजन है उसके अंदर रेजोनेंस हो रही है। याद रहेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। इस ऑक्सीजन के अंदर रेजोनेंस अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आया तो आप ऐसे करना बच्चों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगले केस में ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और लास्ट वाले केस में सिंगल बॉन्ड O O डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर आप क्या कर देना, लोन पेयर, और यहाँ पे कितनी लोन पेयर आएंगी बताओ जल्दी से, 2 लोन पेयर, और यहाँ कितनी आएंगी 6। देखो जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, बेसिकली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात या नहीं? Yes. और सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाला स्पीशी है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इसके खुद के नहीं है, ये इस वाले ऑक्सीजन के हैं। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट। किसको समझ आ गया? इशिता, बाकी लोग बताएं जल्दी से क्विकली। ऐश्वर्या, अवनी, खुशी बेटे समझ आया? आर्यन, पलक, निश्चल, सर ये लास्ट वाली ज्यादा स्टेबल है ना? वो बताऊंगा अभी। खुशी ये समझ आया है नहीं आया? यस बेटा हैंड रेज किया कर कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले थर्ड वाले ऑक्सीजन को के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कंपाउंड क्या गेन कर रहा है? कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? इसमें हर एक के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, और इसके तो 8 थे ही थे, हाँ है ना? मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये वाली। इससे अगली फॉर्म जो है ये कैनोनिकल फॉर्म है। कैनोनिकल फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 और 2 6। इसमें कितने हो गए? 2 और 2 4। इसमें कितने हो गए? 2। और ये वाली जो है ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें कितने हो गए? 2, और इसमें दिखा दिए आपने, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं होती रेजोनेंस हाइब्रिड में। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ये स्टोरी क्लियर हुई सही बच्चों को? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अगर कंडीशन बढ़ जाए कि इस O3 को मैं तोड़ने की कोशिश ही करूं, तो बताओ इस O3 के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज क्या टूटेगी और क्यों टूटेगी? अगर मैं इस O3 कंपाउंड को हाई एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, टेम्परेचर दे दूं, तो आपको क्या लगता है क्या चीज टूटेगी पहले और क्यों टूटेगी? कारण बताओ। So coordination bond. कोऑर्डिनेशन। यानी क्या बने कंपाउंड? सर O2 प्लस O2 और O। O2 और O कितने लोग को समझ आ गया? यस सर। Yes sir. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि O3 टूटेगा तो पहली चीज देगा O2 और साथ में देगा O, और O क्या है हमारी यहाँ पे? बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो O निकल रहा है। दिस O इज योर नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन है ये? नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन ऐसा वाला जो इतना हाईली रिएक्टिव है, ये किसी से भी कंबाइन कर जाएगा, किसी से भी कंबाइन कर जाएगा। इसीलिए आप नोटिस करना कि O3 का जो ये O2 टूटा और नेसेंट ऑक्सीजन फ्री हुआ और एनवायरनमेंट में CFC मौजूद है,
तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये उस O2 से वापस कंबाइन नहीं करता, दोबारा से रीअरेंज नहीं करता, ये CFC से कंबाइन कर जाता है। अब आप बताओ मुझे, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है दैट इज फॉर्म्ड बाय O3, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, O2 में, और O2 के पास इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो क्या कर सके, वो यूवी रेडिएशन को रोक सके। इसीलिए लगातार जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में तो पार कर जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज भी होती है, जैसे ल्यूकीमिया, स्किन कैंसर जिसे कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कह देते हैं, वो लगातार बढ़ता चला जाता है। कारण क्या है, O3 टूटा, किसमें टूट गया, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। और आप जानते हो नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, ये किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट कर लेता है, और इसकी यही प्रॉपर्टी। एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज कट गई थी। आवाज कट गई थी मेरी सभी के लिए, नहीं सर ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। O3 के अंदर O2 और O मौजूद है, टूटने के बाद वो नेसेंट ऑक्सीजन को फ्री कर देता है, और नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही फ्री होता है वो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से जो साथ में विसिनिटी में मौजूद है उससे कंबाइन कर जाता है, दोबारा से O2 से रीअरेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। वापस O2 के साथ ऑक्सीजन का जो कि नेसेंट फॉर्म में बाहर निकल गया है उसको उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने में टाइम लगता है, और O2 के साथ कंबाइन करके दोबारा O3 फॉर्म करने में टाइम लगता है। बनने में टाइम लग रहा है, टूटने में टाइम नहीं लग रहा। और फिर जो ये नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकला ये तुरंत किसी मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएगा और वापस उस O2 से रीअरेंज करने वाला नहीं है। मैंने कहा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में यूवी रेडिएशन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका O2, ठीक है, O2 रिस्पॉन्सिबल, O3 रिस्पॉन्सिबल है, O2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यूवी रेडिएशन अगर O2 है एटमॉस्फेयर में तो वो तो पार हो जाएगी, और पार हो जाएगी तो क्या कॉज करेगी, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ यहाँ पे ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ये दोबारा से O2 से कंबाइन नहीं हो पाई, कारण क्या, वो तो किसी और से कंबाइन हो चुकी है। तो इसका मतलब अब ये जो सन रेडिएशन है डायरेक्टली अर्थ एटमॉस्फेयर पहुंचेगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी, स्किन की डिजीज कॉज करेगी जिसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं, स्किन कैंसर कह देते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी अराइज हो जाएंगी। एम आई क्लियर नाउ अनंत? यस सर। समझ आ रही है बात सही बच्चों को? यस सर। ठीक है, आगे की बात सुनिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, देखो हर चीज में जहां पर डिस्गाइज है वहां ब्लेसिंग भी। इस नेसेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल आप, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप एक जगह करने लग गए। आपने कहा हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, याद है ब्लीचिंग पाउडर? CaCl2 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके अंदर भी हमने पढ़ा था जो क्लोरीन होता है और नेसेंट ऑक्सीजन होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ब्लीचिंग एक्शन के लिए, राइट। अब जो हम स्विमिंग पूल्स में आप नोटिस करते हैं, जितने बड़े होटल्स होते हैं या ओलंपिक पूल्स होते हैं, इनमें कभी भी ना क्लोरीन टैबलेट्स नहीं डालते पूल्स के अंदर। हालांकि स्कूल्स में तो हम जनरली पूल्स के अंदर क्या कर देते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि जो अच्छे होटल्स हो गए या जितने भी ओलंपिक लेवल के या कहीं पे जहाँ कॉम्पिटिशन्स है वहां पे क्लोरीन को डालना पूल्स में अलाउड नहीं है। अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्लोरीन होता है ये स्किन को भी डिहाइड्रेट कर देता है, ब्लीचिंग एजेंट है, ये आंखों को भी डिहाइड्रेट करता है, इसीलिए आपकी आंखों में रेडनेस आ जाती है। वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ओजोन टैबलेट्स, O3 टैबलेट्स। ये O3 टैबलेट्स भी वही काम कर रही हैं जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कर रही है, यानी कि ये भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। और यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट में कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्लीच करने के लिए, याद रखना, नेसेंट ऑक्सीजन। एम आई क्लियर टू ऑल? जैसे आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, एक कंपनी का ऐड आता है ऑक्सी ब्लीच करके, आप समझ रहे हो ऑक्सी ब्लीच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे? ऑक्सी ब्लीच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रहा है आपको? नेसेंट। हाँ, यानी कि ये जो ब्लीचिंग एक्शन है ये हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको ये स्टोरी समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैंने ये खाली वर्बल फॉर्म में बता दिया आपको, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको आना चाहिए। एम आई क्लियर? मेरे को अभी भी समझ नहीं आया ढंग से। कौन सा वाला? सर CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो आपका ब्लीचिंग एजेंट है बाहर निकलता है, क्लोरीन निकल रहा है, ठीक है,
क्लोराइड आयन निकल रहा है, ऑक्साइड बाहर निकल रहा है, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव पार्ट उसमें क्लोराइड होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी इतनी फास्ट है कि वो स्किन को भी डिहाइड्रेट कर देता है, वो आईज को भी डिहाइड्रेट कर देता है। हम क्या करते हैं, हमें करना तो ब्लीच ही है, हमने करना, देखो ब्लीच का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, या पानी को साफ करने का मतलब क्या होता है, जो पानी की गंदगी है उसे अपने साथ एब्जॉर्ब कर लो। उसके लिए कोई एक रिएक्टिव ग्रुप चाहिए। रिएक्टिव ग्रुप किस केस में जल्दी आसानी से मिल रहा है, O3 के केस में O3 टैबलेट जो बनाई गई है वो उस तरीके से बनाई गई है कि उसमें से नेसेंट ऑक्सीजन आप बाहर निकाल सको। तो जैसे ही आप नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर निकाल, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट गंदगी है, अब उस गंदगी से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप को चारों तरफ उसके, और एब्जॉर्ब करने के बाद सेटल डाउन हो जाता है या उसको और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन क्लोरीन वाले केस में क्या है, क्लोरीन वाले केस में वो आपकी आईज को, आपकी स्किन को प्रॉब्लम कॉज करता है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो आपसे कोई पूछे कि क्यों इसको हम डोमिनेंट मानते हैं, तो आंसर क्या लिख कर आओगे? अब इसका आंसर बताओ मुझे, वर्ड्स में क्या लिख कर आओगे? जल्दी बोलो। बोलो बच्चों। It is not cause drying of skin and eyes. आप इसको इस फॉर्म में लिख लेना कि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है ना, यानी कि अपने आप को रिड्यूस कर देना, यानी कि अपने में से क्या बाहर निकाल देना, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके अंदर है, ओजोन के अंदर है। और इसी इफेक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से ये एक बेटर ब्लीचिंग एजेंट। याद रहेगा? याद रहेगा या नहीं? यस सर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब देना, ये वैसे स्टार्टिंग में पूछ लेना चाहिए था मुझे आपसे। O2 जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में नहीं मिलता, जबकि सल्फर के पास तो हमने एसिड पढ़ा है ना, क्राउन शेप स्ट्रक्चर, क्राउन शेप, बोट शेप स्ट्रक्चर पढ़े हैं, नहीं पढ़े? Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes, sir. क्यों O2 एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं फॉर्म कर पाता? Sir, catenation property नहीं है इसलिए। कैटिनेशन क्यों नहीं है ये बताओ ना। फिर repulsion रहेगा, छोटा साइज है, क्या? छोटा साइज repulsion हो जाएगा। इसका आवाज क्लियर नहीं आ रही। So due to small size and the absence of DNF. और एक इम्पोर्टेंट बात, ये कौन सी बॉन्डिंग शो करता है ये बताना जरूरी है Coordination आपको। bond. नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. और जबकि सल्फर में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद है, पी पाई डी पाई, और इसके अंदर ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से ही जो आपस में लगने वाली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा रिपल्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी रह जाएगी, कम रह जाएगी। और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? और क्या नाम होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरा नाम क्या सिखाया था मैंने, कैसे बोलोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे उसको? वीक फोर्स ऑफ वीक अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्सेस। गुड, वेरी गुड। वीक वैन डर वाल्स फोर्स मौजूद है O2 में, इसलिए तो O2 गैस है, हाँ या ना? वीक वैन डर वाल्स फोर्स मौजूद है ऑक्सीजन में इसके छोटे साइज की वजह से, इसीलिए O2 क्या हो गया, गैस हो गया। जबकि सल्फर के अंदर क्या हो गई, वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है या नहीं है? जल्दी बोलो। Yes, sir. है। स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए किस फॉर्म में हो गया ये? किस फॉर्म में हुआ? सॉलिड फॉर्म में हो गया। ठीक है, डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस है इसके पास, ये डी पाई बॉन्डिंग शो करता है, इसीलिए ये कैटिनेशन भी शो कर सकता है, और कैटिनेशन के साथ साथ ये एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नो। अगले क्वेश्चन का जवाब देना। कह रहा है जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है ओजोन मॉलिक्यूल में, वो सेम कैसे है?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड्स कह रहा है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम कैसे? सोच के बताना, आपको आंसर आता है, जल्दी बोलो। फिर जब कोऑर्डिनेशन बन जाते फिर कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन ध्यान सोचिए बोलो। अब यहाँ पे आंसर कोऑर्डिनेशन नहीं है, Small size. ना, हर चीज का आंसर स्मॉल साइज नहीं है। ध्यान से देखो, आप देख ही नहीं पा रहे शायद। डायग्राम देखो तो आंसर है। लोन पे रिपल्शन। फिर ध्यान लगाओ, दिमाग नहीं लगा रहे। क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने बोला दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होती है O3 मॉलिक्यूल के अंदर। But due to resonance. यस, ये रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म कर लेते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब ही क्या है? एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर सेंट्रल एटम से दोनों एटम का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, इनके ऊपर लगने वाली रिपल्शन का असर मिनिमाइज हो चुका है, इनके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, इसीलिए लगातार बॉन्ड की शिफ्टिंग हो पा रही है दोनों फॉर्म्स में। और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, अकेला इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब क्या है कि अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे हर एक चीज इक्विपोइज्ड स्टेट में शो कर रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में शो कर रहे हैं। याद रहेगा? इसका आंसर लिखो, मैं बोलता हूं इसका आंसर लिखो। बिकॉज in O3 molecule it forms resonance hybrid. याद रहेगा? यस। अब ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये 11th में भी आता है और 12th में भी आता है, और मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। ठीक है, 1 मिनट दूंगा, इसका आंसर लिखेंगे सभी लोग और फिर मैं आंसर पूछूंगा आप लोगों से। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर which one would have more negative electron gain enthalpy and why? किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी और क्यों? 30 सेकंड्स टू एवरीवन। सर क्योंकि सल्फर का बोलना नहीं अभी, इशिता रुको, सबको लिखने दो एक बार। क्या आंसर लिखा? सर क्योंकि S का जो साइज होता है वो बड़ा होता है और O का साइज छोटा होता है, इस वजह से। इससे होता है क्या? चलो, Sir, इसका size थोड़ा more जिससे inter-electronic और repulsion. इंटर इलेक्ट्रॉनिक बहुत बढ़िया, रिपल्शन ज्यादा होता है बहुत बढ़िया। आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा ऑफर कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कब होती है? जब more energy release होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से अंदर एंटर कराओगे, मुश्किल से? आसानी से। आसानी से। ये काम करना तो चाहिए था ऑक्सीजन को, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन दिक्कत कौन कर रही है यहाँ पे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक। ऑक्सीजन का छोटा साइज ही उसका यहाँ पे दुश्मन है ना? यस। क्या हुआ विधि? बोलो बोलो बोलो। लेकिन सर वो भी तो ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो आसानी से ले जाएगा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बिल्कुल ले लेना चाहिए, लेकिन लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? ये ऑक्सीजन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी इच्छा है न्यूक्लियस की, मैं खींचूंगा इसे अपनी तरफ, मेरा साइज छोटा है, मैं खींचूंगा, लेकिन बाहर कौन स्वागत करने के लिए खड़े हैं? तो बेटा बाहर इस वाले शेल में कौन स्वागत करने के लिए खड़े हैं? इलेक्ट्रॉन। इसे प्यार देंगे आने वाले को या इसको रिपेल करेंगे? रिपल्शन का असर ज्यादा होगा या कम होगा? और उस रिपल्शन के अलावा भी मैं इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब इस पे लगने वाली ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा महसूस होगी या कम महसूस होगी? ओवरऑल कम। कम क्यों हुई? क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत बढ़िया फोर्स से खींच रहा था,
लेकिन जैसे मान लो अगर ये हर एक इलेक्ट्रॉन -10 न्यूटन की फोर्स ऑफर कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, और न्यूक्लियस ऑफर कर रहा है इसे 100 न्यूटन की अट्रैक्शन फोर्स। आप मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे जो टुवर्ड्स न्यूक्लियस आने की कोशिश कर रहा है, टुवर्ड्स शेल में घुसने की कोशिश कर रहा है, एंटर होने पे उसे कितनी फोर्स महसूस होगी? 90. 90 नहीं 40। 100 ज्यादा 10. Every electron is contributing 10. समझ आ रही है बेटा? तो सर से क्या कंक्लूड हुआ कि मतलब सल्फर ज्यादा अब negative होता है? सल्फर के केस में देख लो, सल्फर केस में ऑक्सीजन का साइज और शेल बड़े हो गए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ना बिखर गए आउटर मोस्ट शेल वाले। तो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ऑफर करते वक्त ये तो सामने थे, ये आए नहीं थे, सामने नहीं थे, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को एंटर होने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेरी बात समझ आ रही है? और ना दूसरी बात, ऑक्सीजन और सल्फर के साइज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कंपैरेटिवली साइज इनका सेम ही है, नियरली सेम। ये नहीं कहते कि बिल्कुल सेम है, पर नियरली सेम है। इतना बड़ा साइज नहीं हुआ इसका सल्फर का, क्योंकि अभी इसमें डी की एंट्री की प्रोबेबिलिटी है, मगर डी आता थोड़ी है सेकंड शेल में। सेकंड पीरियड में क्या डी आता है क्या? नहीं। थर्ड पीरियड में डी आता है क्या? नहीं। फोर्थ पीरियड से शुरू होता है हमारा डी स्ट्रक्चर आना। क्यों बेटा? जल्दी बोलो विधि। Yes, sir. तो इसका साइज नियरली सेम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कहते हैं कि स्लाइटली ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन उसका छोटा साइज उसका दुश्मन है, क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो वहीं पर प्रेजेंट हैं और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से साइज कैसा हो जाता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होती है ऐड होने में, और इस एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर स्लाइटली लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एम आई क्लियर? याद रहेगा? समझ आ रही है बात सही बच्चों को? यस सर। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो ओजोन बनती है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं कि कितना ओजोन बन गया या कितना ओजोन इस्तेमाल हो गया, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। O3 को क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को क्वांटिटेटिवली क्या हम O3 को एस्टिमेट कर सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ O3, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल तरीका होता है। देखो मैं इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिखता हूँ, वो स्टेप्स याद कर लेना आप लोग। सबसे पहले तो हम O3 को Ki से ट्रीट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है ना, और क्या बना लेते हैं? एक बफर सॉल्यूशन बना लेते हैं। इस दौरान कौन सी गैस निकलती है? याद रखना I2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? I2। जनरली O3 जितना जाएगा उतना ही वॉल्यूम उसमें से आयोडीन गैस निकल जाएगा बाहर। अब ये जो आयोडीन बाहर निकल रहा है, इस आयोडीन को हम टाइट्रेट कर देते हैं। आयोडीन को हम क्या करते हैं? टाइट्रेट करते हैं। और किसके अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं? टाइट्रेशन पता है ना, किसी के अगेंस्ट की जाती है हमेशा। तो हम Na2H2O3 के अगेंस्ट से बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, याद रखना। इसको हम टाइट्रेट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको टाइट्रेट करते हैं, यहाँ पे फॉर्म कर लेता है सोडियम Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट। जितना वॉल्यूम सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्म होता है, समझ जाना उतना ही वेट आपका ओजोन का था। क्या कहा मैंने? जितना वॉल्यूम सोडियम टेट्राथायोनेट ले रहा है उतना वॉल्यूम ओजोन का था। किसको ऐसा समझो, आपने एक मार्केट में एंटर हुए आप, उस मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। क्या रखा हुआ था? हर प्रोडक्ट 10 रुपए का। आपने एक रबड़ का एप्पल खरीद लिया, ठीक है, आप एप्पल आपने खरीदा, आप दुकानदार को बोला आपने मुझे एप्पल नहीं, मुझे तो ये चाहिए, ऑरेंज चाहिए। उसने कहा आप एक काम करो, एप्पल रख दो, ऑरेंज ले लो।
तो उसने कहा कितने ऑरेंज ले लूं, उसने कहा लिखा हुआ है सबके ऊपर सेम रेट, तो आपने एक एप्पल छोड़ा, एक ऑरेंज ले लिया। आप आगे देखा तो आपने क्या मिला कि आपको एक पाइनएप्पल दिख गया। आपने कहा मुझे तो पाइनएप्पल चाहिए, उसने कहा आप पाइनएप्पल ले लो। तो उसने कितना पाइनएप्पल ले सकता हूँ, उसने कहा आपने पढ़ा नहीं शायद कि हर एक चीज 10 रुपए की है। आप फिर आगे गए, आपने कहा कि नहीं मुझे तो पाइनएप्पल नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए एक बनाना, तो उसने कहा बनाना ले लो आप। सेम बात दोबारा कह दी। मेरे क्वेश्चन का जवाब तो बताओ, कितने बनाना उठा पाए आप कितने बनाना ले पाएंगे? जितना जितने पाइनएप्पल के उस पे आते, एक पाइनएप्पल से आप एक बनाना खरीद सकते थे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, आप कितने पाइनएप्पल खरीद पाए? सर एक। क्योंकि एक ऑरेंज के बदले आपने एक पाइनएप्पल लिया था। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आप बताओ आप कितने ऑरेंज ले पाए? आप एक ऑरेंज ले पाए। क्यों? क्योंकि एक ऑरेंज आपने किसके बदले लिया था? एक एप्पल के बदले। यानी कुल मिला के अगर मैं ये कह दूं कि एप्पल और बनाना में वही रिलेशनशिप आएगी जो इन सब में आपस में है, सही है गलत है? यस सर। अब जरा ये चीज यहाँ पे दिमाग लगाओ। आपने O3 लिया, Ki से कंबाइन करा दिया, बाहर क्या निकाला? आयोडीन गैस। जो आयोडीन गैस बाहर निकाला उसकी रिएक्शन किससे करा दी? Na2S2O3 से। आयोडीन कंज्यूम हो गया पूरी तरीके से। आयोडीन जो कंज्यूम हुआ ना वो NaI बना लेता है, NaI, ठीक है। लेकिन जो आयोडीन कंज्यूम हो ना उसकी वॉल्यूम से Na2S2O3 किस में कन्वर्ट हो गया? Na2S4O6 में। यानी जो वॉल्यूम में एनहांसमेंट हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जितना ओजोन ने आयोडीन बाहर निकाला उतना ही आयोडीन ने Na2S2O3 में Na2S4O6 में से कन्वर्ट कर दिया। यानी अमाउंट वही जा रहा है। 10 ग्राम वहां से गया तो 10 ग्राम आगे कंज्यूम हो गया, 10 ग्राम वहां से जो कंज्यूम सब्सटेंस है उसमें से बाहर निकला तो 10 ग्राम प्रोडक्ट बन गया। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वही डिसाइड कर रहा है कि इनिशियल अमाउंट में रिएक्टेंट कितना था। मेरी बात समझ आ रही है? बच्चों मेरी बात समझ आई? थोड़ा कंसेप्ट इसको दिमाग लगा के चलोगे तो इजीली कोरिलेट कर पाओगे। अदरवाइज इसको ऐसे समझ लो कि जितना अमाउंट O3 का इस्तेमाल हो रहा है अल्टीमेटली एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम आपका Na2S4O6 बन जाएगा। जितना वॉल्यूम Na2S4O6 का बन जाएगा आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि पहले कितना वॉल्यूम था, अब कितना वॉल्यूम आ गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, आप कहोगे इतना वॉल्यूम Na2S4O6 का बढ़कर आया है, यानी कि इतना ओजोन उसने कंज्यूम किया है, यानी कि इस रिएक्शन में इतना ओजोन प्रोड्यूस हुआ था। एम आई क्लियर? सर हम Na2S2O3 का पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम लोग Na2S4O6 के वॉल्यूम से उसे कंपेयर माइनस करेंगे। कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जितना चेंज आ रहा है समझो उतना ही ओजोन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हम ओजोन का प्रोडक्शन किसकी टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं? NaI की टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं, आयोडीन की टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं। और आयोडीन कितना प्रोड्यूस हुआ? ऑब्वियस सी बात है जितना ओजोन रिएक्ट हुआ था फर्स्ट स्टेप में। देखो ध्यान से, आया ना? हाँ या ना? यस सर। So this is again a very important question. It comes in your exam कि ओजोन को हम लोग किस तरीके से क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। ओजोन पे मैंने आपको क्वेश्चन भी शेयर कर दिए कि ओजोन किस तरीके से ओजोन के अंदर रेजोनेंस होती है, ओजोन की बॉन्ड लेंथ क्यों होती है, ओजोन के अंदर सारे बॉन्ड स्टेबल कैसे होते हैं, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। बताइए आंसर जल्दी से। इसका आंसर क्या लिख कर आओगे? ये भी सिखा दिया था मैंने। ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्या लिबरेट कर रहा है वो? अरे एक ही तो आंसर है बच्चों, एज इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। वेरी गुड, एज इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वही काम करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? और ये चाहो तो इस रिएक्शन को आप ना इसने अपनी बात को कंफर्म करने के लिए रिएक्शन लिख के दिखा देना। आपने लेड सल्फाइड ले लिया, ओजोन डाल दिया, पता क्या बनाया था? ये लेड सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? बैलेंस कर लेंगे इसको। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, आपसे एग्जामिनर ये भी कह देता है कि क्या
जितने भी ऑक्सीजन के साथ आपने मॉलिक्यूल बनाए SO2 SO3, हालांकि अभी आगे बताऊंगा मैं SO2 SO3 की कहानी तो, लेकिन आपसे एक चीज पूछ सकता है कि जो सल्फर बनता है, सल्फर का एलोट्रॉपिक फॉर्म का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लोगे? आंसर है यस, उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्राउन शेप। इसमें क्या करते हैं आप, 8 सल्फर को इस तरीके से ड्रॉ कर देते हो, 5 इधर, याद रहेगा ये क्या बनाता है हमारा? क्राउन शेप। व्हाट शेप इज दिस? क्राउन शेप। और याद रखिएगा क्राउन शेप के अंदर बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है आप लोगों से, 204 पिकोमीटर ये होती है और बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, याद रहेगा। क्या कहा मैंने, कितनी है बॉन्ड लेंथ? 204 पिकोमीटर, कितना है बॉन्ड एंगल? 107 डिग्री। एम आई राइट और नॉट? सब बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल होती है। सेम 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 बॉन्ड लेंथ, याद रहेगा बच्चों? जल्दी बोलो। यस सर। ओके, सो ये जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने एलोट्रॉपी पढ़ लिया, जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से कंपाउंड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, हमने ये पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होगा, कैसे इसको क्वांटिटेटिवली आप एनालाइज करोगे, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। ये भी आपसे पूछ लेता है कि ओजोन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो ओजोन का यूसेज जो आप करते हो, पहली बात तो समझ आ गया कि ये डिसइंफेक्टिंग तरह काम आएगा। आपको कहा ना मैंने, पूल के पानी को साफ करने के लिए, चोट को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टिंग तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जर्मीसाइड भी है, ये जर्म्स को पैदा नहीं होने देता, जर्मीसाइड है, ये किल करता है जर्म्स को। और थर्ड, ये ब्लीचिंग एजेंट भी है। क्या है ये? ब्लीचिंग एजेंट, याद रहेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताता हूँ आपको मैं, मरकरी जो होती है ना, मरकरी, आप जानते हो मरकरी कभी भी टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे चिपकती नहीं है, क्या चिपकती है? इसका मेनिस्कस तो होता है ना, कैसा होता है इसका मेनिस्कस? कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता है। मरकरी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है अगर ओजोन की प्रेजेंस में हो, यानी कि मरकरी का जो विद रिस्पेक्ट टू द कैपिलरी जो मेनिस्कस है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी, टेलिंग ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी का मेनिस्कस फिनिश हो जाता है अगर उसे कहाँ रखा जाए? इन एन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ओजोन। ओजोन की प्रेजेंस में मरकरी अपना मेनिस्कस लूज कर देता है, याद रहेगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ओके, एनसीईआरटी बुक है आप लोग के पास अभी?